आप सुन रहे हैं डरावनी दास्तानें, जहां मैं आपका होस्ट आपको ले चलता हूं सच्ची और खौफनाक कहानियों की अंधेरी गलियों में। आज की कहानी कुछ ऐसी है जो आपको रातों की नींद हराम कर देगी। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो उत्तराखंड के एक छोटे से गांव के पास घने जंगल में घटी थी। उस घटना के बाद से उस गांव के लोग अब भी उस जंगल के पास जाने से डरते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, जंगल का रहस्य। यह बात करीब 10 साल पुरानी है। अमित, रिया और करण 3 दोस्त थे जो दिल्ली में रहते थे। तीनों बचपन के दोस्त थे और कॉलेज की छुट्टियों में कहीं घूमने का प्लान बना रहे थे। अमित का ननिहाल उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में था जिसे उन्होंने कभी देखा नहीं था। अमित की नानी का निधन हो चुका था और उनके नाना अब गांव में अकेले रहते थे। अमित ने सोचा कि क्यों न इस बार छुट्टियों में अपने दोस्तों के साथ वहां जाया जाए। एक तो गांव का माहौल और ऊपर से पहाड़ों की ठंडी हवा, सब कुछ एकदम परफेक्ट था। उन्होंने अपनी गाड़ी ली और दिल्ली से उत्तराखंड की ओर निकल पड़े। रिया को इस ट्रिप के बारे में थोड़ा संदेह था। वह पहले से ही डरपोक स्वभाव की थी और ऐसी जगहों पर जाना पसंद नहीं करती थी जहां कम लोग रहते हों। लेकिन अमित और करण ने उसे किसी तरह मना लिया। गांव पहुंचने से पहले ही रास्ते में घना जंगल शुरू हो गया था। सर्पिल सड़कों से होते हुए गाड़ी पहाड़ों के बीच से गुजर रही थी। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ और घनी झाड़ियां थी। जंगल के बीच से गुजरते हुए उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी जो अंदर तक झकझोर दे। करण ने मजाक में कहा, यार ये जंगल तो बड़ा डरावना लग रहा है, कहीं भूत प्रेत ना हो। अमित हंसते हुए बोला, अरे करण, तू भी ना, ये सब फिल्मी बातें हैं। वैसे भी ये जंगल सदियों पुराना है, लोग यहां से बेफिक्र होकर गुजरते हैं। लेकिन रिया को करण की बात मजाक नहीं लगी। उसे जंगल की सर्द हवा में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे कोई उन पर नजरें गड़ाए हुए हो। उसने चुपचाप खिड़की बंद कर ली। आखिरकार कुछ घंटों के सफर के बाद वे गांव पहुंच गए। गांव छोटा था, बस कुछ ही घर थे। अमित के नाना का घर गांव के सबसे आखिरी छोर पर था और वहां से जंगल साफ दिखाई देता था। गांव के लोग ज्यादातर अपने खेतों में काम करने में व्यस्त थे। गांव की शांत फिजा और साफ हवा ने तीनों को कुछ हद तक ताजगी दी, लेकिन रिया अब भी असहज महसूस कर रही थी। अमित के नाना बहुत ही मिलनसार इंसान थे। उन्होंने तीनों का दिल से स्वागत किया और उन्हें गांव के बारे में बताने लगे। सब कुछ सामान्य लग रहा था जब तक कि रात का अंधेरा नहीं छा गया। रात का खाना खाने के बाद तीनों सोने चले गए। अमित और करण एक ही कमरे में सो रहे थे, जबकि रिया का कमरा अलग था। रात के करीब 2 बजे अचानक रिया की नींद खुल गई। उसे लगा कि खिड़की के बाहर से किसी ने उसे पुकारा। उसने ध्यान से सुना, लेकिन कुछ साफ समझ नहीं आया। वह उठी और खिड़की के पास गई। खिड़की के बाहर घना अंधेरा था और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। तभी उसे लगा कि पेड़ों के बीच से कोई साया तेजी से गुजरा। उसने तुरंत खिड़की बंद कर दी और डर के मारे बिस्तर में दुबक गई। सुबह उसने अमित और करण को रात की बात बताई, लेकिन उन्होंने उसे यह कहकर टाल दिया कि यह उसकी गलतफहमी हो सकती है। गांव के लोग भी ऐसी बातों में विश्वास नहीं करते थे। लेकिन दोपहर के समय गांव के एक बुजुर्ग आदमी से बात करते हुए उन्हें जंगल के बारे में एक पुरानी कहानी सुनने को मिली। उस बुजुर्ग ने बताया कि इस जंगल में बहुत पहले एक पूरा गांव बसा करता था, लेकिन अचानक एक रात सब गायब हो गए। कहा जाता है कि उस रात वहां कुछ ऐसा हुआ था जो आज तक कोई नहीं समझ पाया। तभी से उस जंगल को भूतिया जंगल कहा जाने लगा। अमित और करण ने इस कहानी को भी मजाक समझा, लेकिन रिया की हालत अब और खराब हो रही थी। उसे लग रहा था कि इस जंगल में कुछ तो ऐसा है जो इंसानी समझ से बाहर है।
शाम होते होते अमित और करण ने फैसला किया कि वे जंगल में जाकर इस भूतिया जंगल की सच्चाई का पता लगाएंगे। रिया ने उन्हें ऐसा करने से मना किया, लेकिन वे दोनों नहीं माने। आखिरकार रिया भी उनके साथ चल पड़ी, लेकिन दिल में खौफ साफ झलक रहा था। तीनों ने टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लिया और जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर बढ़ते गए, अजीब अजीब सी आवाजें आने लगीं। पहले तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब आवाजें तेज होने लगीं, तो तीनों को डर लगने लगा। आवाजें ऐसी थीं जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। करीब आधे घंटे तक चलते रहने के बाद अचानक करण रुक गया। उसने पेड़ों के बीच कुछ देखा। वह एक पुरानी और टूटी फूटी झोपड़ी थी जो उस घने जंगल के बीचों बीच खड़ी थी। तीनों ने पास जाकर देखा तो झोपड़ी पूरी तरह से जर्जर थी, मानो सदियों से किसी ने उसका इस्तेमाल न किया हो। लेकिन झोपड़ी के अंदर जाने पर उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। वहां जमीन पर पुराने कंकाल बिखरे पड़े थे और दीवारों पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे। निशान ऐसे थे जैसे किसी ने अपने नाखूनों से दीवारों को खरोंच दिया हो। अचानक करण को किसी ने पीछे से धक्का दिया। वह गिर पड़ा और जब उसने मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। अब तीनों का डर हद से ज्यादा बढ़ चुका था। उन्होंने तुरंत वापस गांव लौटने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलने लगे, जंगल के चारों तरफ से अजीब सी आवाजें आने लगीं। हवा में सरसराहट थी और ऐसा लग रहा था कि पेड़ भी हिल रहे हों। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। तीनों भागने लगे, लेकिन रास्ता कहीं दिख नहीं रहा था। हर दिशा एक जैसी लग रही थी, मानो जंगल ने उन्हें घेर लिया हो। अमित ने कहा, हमें एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलना चाहिए, नहीं तो हम खो जाएंगे। उन्होंने जैसे ही एक दूसरे का हाथ पकड़ा, तभी एक जोरदार चीख सुनाई दी। चीख अमित की थी। रिया और करण ने मुड़कर देखा तो अमित वहां नहीं था। रिया और करण के दिल में खौफ की लहर दौड़ गई। अमित कुछ ही सेकंड पहले उनके साथ था और अचानक गायब हो गया। दोनों ने जोर जोर से अमित को पुकारना शुरू किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। चारों तरफ अंधेरा था और उनकी टॉर्च की रोशनी अब धुंधली होने लगी थी। जंगल की आवाजें और तेज हो गई थीं और अब ऐसा लग रहा था कि पेड़ों के बीच से कोई छाया लगातार उनके इर्द गिर्द घूम रही है। रिया घबराई हुई बोली, करण, हमें यहां से तुरंत निकलना होगा, यह जगह ठीक नहीं है। करण भी पूरी तरह से सहम चुका था, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, हम पहले अमित को ढूंढेंगे। वह ज्यादा दूर नहीं हो सकता। दोनों ने अमित को ढूंढने के लिए जंगल में थोड़ी दूर और चलने की कोशिश की, लेकिन अब उन्हें हर दिशा से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो या हंस रहा हो। रिया का डर अब हद से ज्यादा बढ़ चुका था। उसने करण का हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, हमें यहां से भागना चाहिए। तभी अचानक पेड़ों के बीच से अमित लड़खड़ाता हुआ बाहर आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके चेहरे पर अजीब सी घबराहट थी। रिया और करण ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही वे उसके करीब पहुंचे, उन्होंने देखा कि अमित की आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे वह होश में न हो। करण ने अमित का कंधा पकड़कर उसे हिलाया। अमित, क्या हुआ तुम्हें? तुम कहां चले गए थे? लेकिन अमित ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस खाली निगाहों से दोनों की तरफ देखता रहा। रिया ने धीरे से कहा, करण, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अमित कुछ अजीब सा लग रहा है। हमें जल्दी से गांव लौटना चाहिए। करण ने हामी भरी और तीनों तेजी से गांव की ओर लौटने लगे। गांव लौटने के बाद भी अमित बिल्कुल शांत था, जैसे किसी ट्रांस में हो। वह सीधे अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया और बिना कुछ कहे सो गया। करण और रिया ने गांव के बुजुर्गों को इस बारे में बताया, लेकिन वे भी कुछ खास मदद नहीं कर सके। बुजुर्गों ने कहा कि शायद जंगल की ठंडक और डर की वजह से अमित को सदमा लगा है
और वह सुबह तक ठीक हो जाएगा। लेकिन अगली सुबह जब रिया अमित को जगाने गई तो उसने देखा कि अमित बिस्तर पर नहीं था। उसका बिस्तर खाली था और खिड़की खुली हुई थी। रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने करण को बुलाया और दोनों ने पूरे घर में अमित को ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। गांव के लोगों ने मिलकर अमित की तलाश शुरू की। वे जंगल में भी गए, लेकिन अमित का कोई सुराग नहीं मिला। ऐसा लग रहा था कि वह रातों रात गायब हो गया था। रिया अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसे यकीन हो गया था कि इस जंगल में कुछ बुरी ताकतें हैं जिन्होंने अमित को अपने कब्जे में ले लिया है। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। सालों पहले भी कुछ लोग इस जंगल में गए थे और कभी लौटकर नहीं आए। वे लोग भी इसी तरह रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। रिया और करण ने फैसला किया कि वे इस जंगल के रहस्य का पता लगाएंगे। वे गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा रामनाथ के पास गए, जो इस जंगल के बारे में सबसे ज्यादा जानते थे। बाबा रामनाथ ने उन्हें बताया कि यह जंगल एक शापित जगह है। बहुत साल पहले यहां एक कबीला रहता था। उस कबीले के लोगों ने किसी देवता की अवहेलना कर दी थी, जिसके बाद उस पूरे कबीले को शापित कर दिया गया था। कहा जाता है कि तब से उस कबीले की आत्माएं इस जंगल में भटक रही हैं, और जो भी इस जंगल में जाता है वे आत्माएं उसे अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं। रिया ने डरते हुए पूछा, तो क्या अमित भी अब कभी वापस नहीं आएगा? बाबा रामनाथ ने गहरी सांस ली और कहा, मैं यह तो नहीं कह सकता कि वह लौटेगा या नहीं, लेकिन अगर तुम सच में उसे बचाना चाहती हो तो तुम्हें एक आखिरी प्रयास करना होगा। बाबा रामनाथ ने रिया और करण को एक विशेष अनुष्ठान करने का तरीका बताया, जिसके जरिए वे जंगल की आत्माओं से संपर्क कर सकते थे। लेकिन उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यह बेहद खतरनाक होगा और इसमें उनकी जान भी जा सकती है। रिया ने बिना एक पल गवाए हामी भर दी। करण भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। अनुष्ठान के लिए उन्हें रात के 12 बजे जंगल के बीचों बीच जाना था। वहां पहुंचकर उन्हें विशेष मंत्रों का जाप करना था ताकि आत्माएं उनसे संपर्क कर सके। रिया और करण ने बाबा रामनाथ के निर्देशों का पालन किया और रात के 12 बजे जंगल के बीचों बीच पहुंच गए। उन्होंने वहां पहुंचकर मंत्रों का जाप शुरू किया। जैसे जैसे मंत्रों का उच्चारण बढ़ता गया, वैसे वैसे हवा में एक अजीब सी बेचैनी फैलने लगी। पेड़ हिलने लगे और चारों तरफ से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। तभी अचानक उनके सामने एक धुंधली छाया प्रकट हुई। वह छाया धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी और उन्होंने देखा कि वह अमित था। लेकिन वह अमित नहीं था जिसे वे जानते थे। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा विकृत हो चुका था। अमित की आवाज में एक गहराई थी जो उनकी आत्माओं तक पहुंच रही थी। वह बोला, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अब तुम भी इस जंगल का हिस्सा बन जाओगे। रिया और करण को समझ में आ गया कि यह अब उनका अंत हो सकता है। लेकिन तभी बाबा रामनाथ के दिए हुए ताबीज ने चमकना शुरू किया। उस ताबीज की रोशनी से वह छाया पीछे हटने लगी। करण ने जल्दी से रिया का हाथ पकड़ा और दोनों ने वहां से भागना शुरू कर दिया। वे भागते भागते गांव लौटे और जैसे ही उन्होंने गांव की सीमा पार की, वह खौफनाक छाया गायब हो गई। अगले दिन गांव के लोग जंगल में गए और उन्होंने अमित के शरीर को एक पेड़ के नीचे पाया। उसकी मौत हो चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे वह किसी मुक्ति की ओर बढ़ चुका हो। रिया और करण ने फैसला किया कि वे अब इस गांव और इस खौफनाक जंगल से हमेशा के लिए दूर चले जाएंगे। दोस्तों, यह थी जंगल का रहस्य। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी कुछ जगहें इंसानों के बस से बाहर होती हैं। वहां जाने का साहस करना मतलब अपनी जान से खेलना है।